हाँ बिल्कुल, जो चीज़ नहीं समझ में आएगा वो चीज़ आप पूछ सकते हैं। चलिए, लेकिन आवाज़ नहीं करना है, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग आज शुरू करेंगे अपने सिलेबस में पाचन से, ठीक है ना। डाइजेशन से शुरू करेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस जो हमारा ईवीएस है उसमें डाइजेशन जो है प्रॉपर है, ठीक है ना। दिख रहा है पूरा। चलिए, तो सब लोग हेडिंग लगाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पाचन तंत्र। आज जो हम डिस्कशन करेंगे किसके बारे में करेंगे? पाचन तंत्र। डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है ना। जो आज हम बात करने वाले हैं वो पाचन तंत्र पे बात करने वाले हैं। नोट डाउन करते सभी लोग चलेंगे, ठीक है ना। पाचन तंत्र के बारे में, पाचन तंत्र होता क्या है? हमारे सिलेबस में पाचन तंत्र जो है सेपरेटली दिया हुआ है। हमें कुछ तंत्र के बारे में पढ़ना है, जैसे पाचन तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र हो गया, है ना। हमें परिसंचरण तंत्र, ऐसे तंत्रों के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है ना। तो ईवीएस में क्या होता है बेटा, ये बहुत डीप चीज़ हो जाती है, हम पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि पेपर फर्स्ट टाइम जो है ऐसे सिलेबस को ला रहा है, तो उसमें से क्या पूछेगा हमें नहीं पता है। हमें कोई पीवाईक्यू का आइडिया नहीं है कि पिछले साल जो आया था उसी को हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम पूरा लगभग पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, और उसमें से फिर एग्ज़ाम चाहे जो पूछे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो, तो पाचन तंत्र सबसे पहले होता क्या है, किसे हम कहेंगे कि पाचन तंत्र क्या है, ठीक है ना। चलिए, नोट करिएगा इसको। भौतिक व रासायनिक, भौतिक व रासायनिक प्रक्रिया द्वारा, भौतिक व रासायनिक प्रक्रिया द्वारा जटिल जैव पदार्थ, जटिल जैव पदार्थ को सरल जैव पदार्थ में, जैव पदार्थ में तोड़ना, जैव पदार्थ में तोड़ना पाचन कहलाता है, ठीक है ना। पाचन क्या चीज़ है? पाचन है भौतिक व रासायनिक प्रक्रिया द्वारा। भौतिक प्रक्रिया क्या होगी? जो हम खाना खाते हैं तो खाना को चबाते हैं, है ना। फूड जो हम खाते हैं उसको हम चबाते हैं, तो इसको हम भौतिक प्रक्रिया बोलेंगे, ठीक है। अब उस भोजन में तमाम प्रकार के एंजाइम मिल जाते हैं, ठीक है। तमाम तरह के एंजाइम मिलते हैं, और उस एंजाइम के मिलने से कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं, तो उसको हम रासायनिक प्रक्रिया बोलेंगे, ठीक है ना। उससे जटिल जैव पदार्थ को सरल जैव पदार्थों में तोड़ने की प्रक्रिया हमारी जो है पाचन कहलाती है, ठीक है ना। बात समझ में सबको आ रहा है? चलिए, देखिए, पाचन समझ में आ गया। दूसरी चीज़ कि पाचन तंत्र क्या चीज़ है, ठीक है ना। पाचन तो समझ में आ गया कि भौतिक व रासायनिक प्रक्रिया द्वारा जैव पदार्थ को, जटिल जैव पदार्थ को सरल जैव पदार्थ में तोड़ना पाचन कहलाता है, ठीक है ना। पाचन तंत्र क्या होता है? पाचन को क्रियान्वित, पाचन को क्रियान्वित करने वाला, पाचन को क्रियान्वित करने वाला तंत्र पाचन तंत्र कहलाता है, पाचन तंत्र कहलाता है। यानी जो पाचन को आगे बढ़ाए। क्रियान्वित करने का मतलब है कि जो पाचन को क्या करे? आगे बढ़ाए। जो पाचन को आगे बढ़ाता है उसी चीज़ को हम क्या बोल देते हैं? पाचन तंत्र। जो ऐसा तंत्र जो पाचन को हमारे क्रियान्वित करता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो पाचन को क्या करता है? आगे बढ़ाता है, उसी तंत्र को हम कहते हैं पाचन तंत्र बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए, नोट डाउन सभी लोग करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे इसको। पाचन को क्रियान्वित करने वाले तंत्र को हम क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं, ठीक है ना। चलिए, देखिएगा,
जो हमारा पाचन है, आपको पता है पाचन का मतलब कि हम जो खाना खाते हैं उससे जो हमारे पोषक तत्व हैं उनको हम ग्रहण कर लें, खींच लें, ठीक है ना। इसी प्रोसेस को हम पाचन कह देते हैं, ठीक है ना। बात समझ में। तो पाचन, अभी क्वेश्चन पूछ ले पाचन कितने चरणों में होता है, बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है। पाचन निम्नलिखित में से कितने चरणों में होता है, ठीक है। तो भाई वहाँ पे समस्या होगी, तो उसी चीज़ को हम देखते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा पाचन के चरण, ठीक है ना बेटा। पाचन के चरण यानी पाचन कितने चरण में होता है, ठीक है। तो पाचन जो बेसिकली होता है बेटा वो 5 चरणों में होता है, ठीक है ना। जो पाचन है वो 5 चरणों में, सब लोग नोट डाउन करते रहेंगे, मेरी बात को ध्यान से सुनते रहेंगे, ठीक है ना। अपना नोट्स अच्छे से बनाएंगे, साथ में बात को सुनते रहेंगे और इसका टाइमली रिवीजन भी होना जरूरी। जितना चीज़ बोर्ड पे लिखा जा रहा है हर चीज़ आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको 20 आउट ऑफ 20 लाना है तो हर बात जो है दिमाग में सेट होनी चाहिए। तो पाचन के कितने चरण होते हैं? 5 चरण होते हैं, ठीक है ना। जिसमें सबसे पहला चरण को हम बोलते हैं अंतर्ग्रहण। सबसे पहले चरण को हम बोलते हैं अंतर्ग्रहण, ठीक है ना। आप लोग नोट करिए केवल इंजेशन, ठीक है ना। इंजेशन सबसे पहला जो चरण होता है इंजेशन। दूसरे चरण को हम बोल देते हैं पाचन। दूसरे चरण को बोल देते हैं पाचन। पाचन का मतलब डाइजेशन, ठीक है ना। पाचन का मतलब हमारा डाइजेशन। और जो तीसरा चरण है उसको हम बोल देते हैं अवशोषण। पाचन के बाद क्या होता है? अवशोषण हो जाता है। तो तीसरे चरण को हम बोल देते हैं अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, तीसरे चरण को अवशोषण बोल देते हैं। और चौथे को हम बोलते हैं स्वांगीकरण। चौथे को हम क्या बोल देते हैं? स्वांगीकरण, ठीक है ना। स्वांगीकरण को हम जो बोलते हैं, ठीक है, वो एसिमिलेशन बोल देते हैं। स्वांगीकरण को क्या कहते हैं? एसिमिलेशन, ठीक है। आप अगर चाहें तो इंग्लिश मीनिंग याद ना रखें, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो इम्पॉर्टेंट इसमें फैक्ट होंगे उसको हम लोग डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है ना। तो पहला अंतःग्रहण, दूसरा पाचन, तीसरा अवशोषण, चौथा स्वांगीकरण, ठीक है ना। और जो पांचवा होगा, ठीक है, उसको बोलते हैं बहिक्षेपण, ठीक है। उसको हम बोलते हैं बहिक्षेपण, ठीक है ना। यानी दूसरे शब्दों में कहें, बहिक्षेपण को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ईजेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं? ईजेशन, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, अंतःग्रहण मतलब जब हम क्या करते हैं, खाना को, भोजन को खाते हैं, ठीक है, वहाँ से पाचन शुरू होता है। बहिक्षेपण का मतलब जब मल के रूप में उसको त्याग देते हैं, पाचन वहाँ तक चलता रहता है, ठीक है। हर एक स्टेज बाय स्टेज क्या होता है, भोजन जगह जगह पर हमारे शरीर में क्या होता है, पचता रहता है, ठीक है ना। चलिए नोट करेंगे सब लोग। अब यहाँ से बढ़िया क्वेश्चन क्या बन सकता है? क्वेश्चन बन सकता है पाचन का पहला चरण हमारा क्या होगा? तो पाचन का पहला चरण आप बता देंगे अंतःग्रहण, ठीक है ना। बात समझ में आया ना? अंतर्ग्रहण। या तो फिर पाचन का लास्ट चरण क्या होता है, ठीक है। बात समझ में? ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट, पाचन कितने चरणों में होता है? तो टोटल 5 चरणों में, ठीक है ना। बात समझ में आया? आप लोग 5 चरणों में टोटल जो है पाचन होता है। चलिए, तो पाचन जो होता है हमारा 5 चरणों में संपन्न होता है। पहले चरण को अंतःग्रहण बोलते हैं, खाना को खा लेना, ठीक है। खाते ही जैसे हम खाना खाते हैं, चबाते हैं, तुरंत पाचन शुरू हो जाता है, ठीक है। बात समझ में आया? और बहिक्षेपण मतलब उसको हम जब एक्सक्रिएट कर देते हैं, दैट टाइम को बहिक्षेपण कहते हैं, ठीक है ना। नोट करेंगे। अब यहाँ तक हो गया, ठीक है। पाचन जो होता है हमारा, जो पाचन तंत्र होता है, ठीक है ना भाई। पाचन तंत्र जो होता है, पहली बात, पाचन क्या है? भोजन को पचाना, ठीक है। किसी भौतिक रासायनिक प्रक्रिया द्वारा जटिल जैव पदार्थ को सरल जैव पदार्थ में तोड़ देना हमारा पाचन हो गया। अगर पाचन हो रहा है बेटा, तो पाचन को करने के लिए क्या चीज़ें हैं? पाचन तंत्र है, ठीक है भाई। पाचन का काम कौन करेगा? पाचन तंत्र करेगा, जिस तंत्र को हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, जो हम तंत्र पढ़ रहे हैं। तो एक्चुअल में पाचन तंत्र को कितने भाग में बांटा गया भाई? ये जो है ज़रूरी बातें हो जाती हैं। तो यहाँ पर एक नोट बनाएंगे, अध्ययन की सुविधा के लिए, अध्ययन की सुविधा के लिए
के लिए, अध्ययन की सुविधा के लिए पाचन तंत्र को दो भाग में बांटा जा सकता है। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि पाचन तंत्र को कितने भागों में बांट सकते हैं, तो बेटा पाचन तंत्र को हमेशा दो भाग में बांट सकते हैं। वो दो भाग कौन सा हमारे पास होगा, ठीक है, वो कौन सा भाग होगा? दो। तो दो भाग हमारे पास है। एक तो हमारे पास है, पहला भाग जो हमारा है वो है आहार नाल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, ठीक है। आहार नाल को अंग्रेजी में बोल देते हैं एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है ना, एलिमेंट्री कैनाल बोल देते हैं। दूसरा जो हमारा हो जाता है पाचक ग्रंथियाँ, पाचक ग्रंथियाँ। पहला एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा पाचक ग्रंथियाँ को हम बोल देते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है ना। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? आहार नाल, ठीक है, और पाचक ग्रंथियाँ, ठीक है ना। चलिए, तो दो भागों में बांटा जाता है। एक तो हमारा आहार नाल कहलाता है। आहार नाल क्या होता है? हमारे जो है पूरे मुख से लेकर के, ठीक है ना, और यहाँ आमाशय तक फैली एक नली होती है, ठीक है, जिसको आहार नाल कहते हैं, ठीक है ना। आहार नाल में तमाम चीज़ें आती हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, ग्रसनी, ग्रास नलिका, ठीक है, ऐसे तमाम चीज़ें आती हैं, ठीक है। हम एक बाय एक पढ़ेंगे उसमें। दूसरा पाचक ग्रंथियाँ। ग्रंथियाँ का मतलब जैसे आप देखो, हम जैसे ही अभी मैं आपको बोलूँ, ठीक है ना, कि आज आप लोग को मैं बढ़िया जो है अच्छी अच्छी मिठाई खिलाने वाला हूँ, ठीक है, तो आप लोग सच सच बताना, सबके मुंह में पानी आ जाता है, सबके मुंह में पानी आता है जैसे अच्छे अच्छे पकवान के नाम सुनते हैं। तो ये मुंह में पानी जो आता है ये क्या है? इसको लार बोलते हैं, ठीक है ना, इसको स्लाइवा बोलते हैं, ठीक है। और जो लार है वो किस ग्रंथि से आता है? हमारा लार ग्रंथियों से आता है। बात समझ में है ना? लार कहाँ से आता है? लार ग्रंथियों से आता है, ठीक है ना। तो अब ये एक तरह की क्या हो गई? ग्रंथि हो गई, ठीक है। इसका पाचन में हमारे योगदान है, कहीं ना कहीं पाचन में योगदान है, ठीक है। ऐसे अलग अलग प्रकार की जो ग्रंथियां हैं, अलग अलग प्रकार के जो है वो क्या करती हैं? रस जो है प्रोड्यूस करती हैं, या जिसको हम एंजाइम कह लेते हैं, ठीक है, एंजाइम प्रोड्यूस करती हैं जो पाचन में सहायता करती है, ठीक है। तो इसको एक एक करके हम देखेंगे। तो आहार नाल, यहाँ इसको लिख चुके हैं सभी लोग, यहाँ लिख चुके होंगे, मिटा रहा हूँ यहाँ। सबसे पहले हम देखते हैं आहार नाल को, फिर उसके बाद देखेंगे पाचक ग्रंथियों को, ठीक है ना। पहली जो चीज़ देख रहे हैं वो है हमारा आहार नाल, ठीक है ना। चलिए, पहला जो हमने देखना है आहार नाल, नोट डाउन करिएगा सभी लोग। आहार नाल में क्या क्या चीज़ें हैं पहले हम एक ओवरव्यू देख लेते हैं, उसके बाद एक एक को डिटेल में पढ़ना है। उससे संबंधित जो जीके है, जो पॉइंट है, उसको ध्यान से देखना है, ठीक है। तो आहार नाल, जिसको हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट्री कैनाल बोलेंगे, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है ना। तो आहार नाल में जो सबसे पहला भाग आता है भैया, वो सबसे पहला भाग आता है हमारा मुख गुहा, मुख गुहा, ठीक है, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं बक्कल कैविटी। इसको अंग्रेजी में बोलेंगे बक्कल कैविटी। सबसे पहले मुख गुहा मतलब जो ये मुंह है, जिसमें जबड़ा, जीभ, दांत ये सब समाया हुआ है, इसको हम मुख गुहा बोलते हैं, या अंग्रेजी में माउथ बक्कल कैविटी या बक्कल कैविटी बोलते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आया ना? आप देखिए, अब लड़कियों जो बाल में लगाती हैं, बक्कल ऐसे होता है कि नहीं होता है? उसमें दांत होते हैं, ठीक है, बक्कल ऐसा होता है। तो बक्कल से यहाँ ले लिया गया। मुख का जबड़ा भी कुछ ऐसे ही होता है, ठीक है ना। ऐसे ऊपर एक जॉ होता है, नीचे एक जॉ होता है, तो इस पूरे भाग को बक्कल कैविटी बोल देते हैं, ठीक है, जिसमें दांत होता है, ठीक है। ऊपरी एक जबड़ा होता है, निचली जबड़ा होता है, ठीक है ना, दो जबड़ा होता है, तो मुख गुहा होता है। दूसरा जो भाग होता है उसको हम बोलते हैं ग्रसनी। दूसरे भाग को हम क्या बोल देते हैं? ग्रसनी। ग्रसनी को बोलते हैं फेर्निक्स। दूसरे को हम बोल देते हैं ग्रसनी। तीसरे भाग को यहाँ पर बोला जाता है ग्रास नली, ग्रास नली, ठीक है ना, ग्रास
नली। ग्रास नली को हम बोल देते हैं ईसोफेगस, ईसोफेगस। नोट डाउन करेंगे। पहले भाग को मुख गुहा बोलते हैं, बक्कल कैविटी। उसके अंदर जाएंगे थोड़ा सा तो ग्रसनी पड़ेगा ऊपर के भाग में। ग्रसनी से आगे बढ़ेंगे तो पड़ेगा ग्रास नली, ईसोफेगस, ठीक है। और चौथा जो भाग पड़ेगा, चौथे भाग को हम बोलेंगे आमाशय, ठीक है ना, आमाशय। आमाशय जो होता है उसी को हम क्या बोल देते हैं, स्टमक बोल देते हैं। इसी को क्या बोल देते हैं, स्टमक बोल देते हैं, ठीक है ना। इसी चीज़ को हम स्टमक बोल देते हैं। तो 4 भाग हमने देख लिया, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रास नली और आमाशय, ठीक है ना। बात समझ में। आमाशय यहाँ पे होता है जहाँ पर हमारा फूड जो है स्टोर होता है, ठीक है। उससे आगे बढ़ेंगे तो उससे आगे बढ़ेंगे बेटा तो आएगी हमारी छोटी आंत, ठीक है। छोटी आंत आती है, छोटी आंत को बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। बात समझ में आया ना, स्मॉल इंटेस्टाइन। और उसके बाद में फिर आता है हमारा बड़ी आंत, ठीक है, बड़ी आंत। बड़ी आंत को हम बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है ना, लार्ज इंटेस्टाइन होता है। नोट डाउन करेंगे। उसके बाद में हमारा आता है, बड़ी आंत के बाद में आता है सीकम, बड़ी आंत के बाद में आता है सीकम, ठीक है ना, सीकम। जो सीकम होता है, ठीक है, सीकम के बाद हमारा फिर आता है 8वें नंबर पे बृहदांत्र, बृहदांत्र, ठीक है। अभी मैं इसको बताऊंगा क्या होता है 1 बाय 1 सारी चीज़ों को। बृहदांत्र को हम बोलते हैं कोलन, ठीक है, बृहदांत्र को बोलते हैं कोलन, ठीक है। उसके बाद में लास्ट में हमारा क्या आ जाता है, लास्ट में आ जाता है मलाशय, लास्ट में मलाशय, ठीक है। मलाशय हम क्या बोलते हैं, रेक्टम। मलाशय को क्या बोल देते हैं, रेक्टम। एक बारी ध्यान देंगे सभी लोग, ठीक है, ध्यान देंगे, मेरी बात को रिपीट करेंगे मेरे साथ। मुख गुहा हमारे पास पहला आ जाता है, सेकंड नंबर ग्रसनी आ जाता है, ग्रसनी को फेर्निक्स बोलते हैं। तीसरे नंबर पे ग्रास नली आ जाता है जिसको ईसोफेगस बोलते हैं। चौथे नंबर पे आमाशय आ जाता है, स्टमक बोलते हैं। 5वें नंबर पे छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। 5वें पर बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। 6ठे पर सीकम। 7वें पे बृहदांत्र और 7वें पर सीकम, ठीक है। 8वें पे बृहदांत्र और जो है 9वें नंबर पर मलाशय रेक्टम, ठीक है ना। अभी कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर जी आप छोड़ दिए हैं एक चीज़ को, ठीक है, वो जो छोड़ दिए हैं जिसको क्या बोलते हैं, गुदा, एनस, है ना। तो ऐसा नहीं है बेटा, एनस को नहीं छोड़े हैं। जो हमारा मलाशय होता है, मलाशय का जो ओपनिंग पॉइंट होता है आउटसाइड द बॉडी, वो उस पार्ट को हम मलाशय, उस पार्ट को हम क्या बोल देते हैं, उस पार्ट को हम जो है गुदा बोल देते हैं, ठीक है ना। जो हमारा मलाशय होता है, मलाशय का जो है आउट एरिया या आउटसाइड ओपनिंग होता है उसको एनस बोल देते हैं। जब मलाशय पढ़ेंगे तो उसको हम वहाँ समझेंगे। चलिए, तो ये पहला भाग हो गया भैया, ठीक, बात क्लियर हो गया। आहार नाल में इतनी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है ना। उसके बाद में हम बात करते हैं ग्रंथियों में, ठीक है। ग्रंथियों में जो हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड है या जिसको हम क्या बोलते हैं, पाचक ग्रंथियाँ बोलते हैं, पाचक ग्रंथियाँ। जो पाचक ग्रंथियाँ हैं, ठीक है, डाइजेस्टिव ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। डाइजेस्टिव ग्लैंड में क्या होता है, तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं लार ग्रंथियाँ। सबसे पहले क्या देखते हैं, लार ग्रंथियाँ। बेटा यहीं से पाचन शुरू हो जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि पाचन को शुरू करने के लिए सबसे पहले कौन सी जो ग्रंथि है वो हेल्पफुल होती है, कौन सी सबसे पहली सहायक ग्रंथि होती है, तो लार ग्रंथि। सबसे पहली सहायक ग्रंथि हमारी कौन सी होती है, लार ग्रंथि होती है, ठीक है ना। सबसे पहली सहायक ग्रंथि कौन सी होती है, लार ग्रंथि होती है, ठीक है ना। बात समझ में आया। सबसे पहली सहायक ग्रंथि लार ग्रंथि होती है, ठीक है ना। दूसरा जो होता है जिसको बोलते हैं पित्ताशय, ठीक है, दूसरे को हम क्या बोलते हैं, पित्ताशय। यहीं से क्या होता है, पित्त रस का निर्माण होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं, अच्छा लार ग्रंथि को, ठीक है, यहाँ जो है सैलिवरी ग्लैंड बोल देंगे, सैलिवरी
ग्लैंड्स, और पित्ताशय को हम बोल देते हैं गाल ब्लैडर, ठीक है। तीसरी जो हमारी है वो होता है यकृत, तीसरी यकृत होती है। और यकृत आपको पता होगा मानव के पाचन तंत्र की सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है उसी को हम क्या बोल देते हैं, यकृत बोल देते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आया। चौथे नंबर पे क्या होगा हमारा, चौथे नंबर पे अग्न्याशय, अग्न्याशय इसको बोलते हैं पेनक्रियाज, ठीक है। अग्न्याशय हमारा क्या होगा, पेनक्रियाज। नोट डाउन करेंगे। तो पहले हमारे पास लार ग्रंथियाँ, पित्ताशय, यकृत, अग्न्याशय, ठीक है ना। उसके बाद में हमारी जो है क्या हो जाएगा, ग्रहणी। अब देखो ध्यान से, ये तीनों तो ग्रंथियाँ हैं, ये 4 ग्रंथियाँ हैं मेन। अब उसके बाद हमारी जो कुछ छोटी आंत से संबंधित ग्रंथियाँ हैं, ठीक है, उसको हम देखते हैं। आपको ये 4 ध्यान होनी चाहिए। उसके बाद में है ग्रहणी, ठीक है, नोट करिएगा, नोट करिए। चलिए, बात समझ में आया, ग्रहणी, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, ड्यूडोनम बोलते हैं, ठीक है, या ड्यूडोनियम बोलते हैं। उसके बाद में छठवा जो होता है उसको क्या बोलते हैं, मध्यांत्र बोलते हैं, ठीक है। मध्यांत्र को बोलते हैं जेजनम बोलते हैं, ठीक है, जेजनम बोलते हैं, ठीक है। इसको जेजनम लिखिएगा, ठीक है ना, नहीं कई लोग जीजूनम लिख लेते हैं, ठीक है। इसको JEJU को जीजू बोल देते हैं और फिर नम बोल देते हैं, ठीक है ना। तो उसको ऐसे नहीं पढ़ना है, जेजनम बोलना है, ठीक है। उसके बाद में फिर जो है लास्ट में जो होता है इसको बोलते हैं इलियम, ठीक है, इलियम। बात समझ में। तो ये 3 तो बेटा आपको बहुत ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। ये अपर वालों के लिए है, जो वनडे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए है। आपको ऊपर के 4 ध्यान रखने हैं, ठीक है। बात समझ में आया ना। अच्छा देखो, किसी भी चीज़ को तैयार करने के लिए बेटा ये ज़रूरी होता है पढ़ना क्या है, उससे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि क्या नहीं पढ़ना है। जैसे हमारा पाचन तंत्र तो हमको दे दिया, बहुत बड़ा है, एक बारी हम पढ़ेंगे तो ज़रूर, लेकिन क्या सबको रट लेंगे। पहले हम उसको रटेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो पेपर में आने की जिसकी संभावना ज़्यादा है। उसके बाद में फिर छोटी छोटी चीज़ों को कवर करेंगे। तो नोट कर लो एक बारी इसको बढ़िया से। हमने कहा लार पाचन तंत्र 2 भाग में बांटा जा सकता है, एक आहार नाल हो गया हमारा, एक हो गया पाचक ग्रंथियाँ। आहार नाल को इतने तरह से हम देख सकते हैं, इसमें इतनी चीज़ें आती हैं। सबसे पहले मुख गुहा, बक्कल कैविटी, ग्रसनी फेरनेक्स, ग्रास नली, एजोफेगस, आमाशय स्टमक, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, सीकम, बृहदांत्र, कोलन जिसे कहते हैं, मलाशय जिसे रेक्टम कहते हैं। तो ये तो हमारा आहार नाल के पार्ट हो गए, ठीक है। ये क्या हो गए, पाचक ग्रंथियाँ। कितनी टोटल इंपॉर्टेंट कितनी पाचक ग्रंथियाँ हैं, 4, ठीक है। लार ग्रंथियाँ, पित्ताशय, यकृत, अग्न्याशय। 3 और हैं जो छोटी आंत से संबंधित हैं, ठीक है ना। यहाँ तक बात आप सबको समझ आ गया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ तक नोट करिएगा, मिटाने जा रहा हूँ। अब इसमें सबसे पहले आहार नाल को हम डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए इसको मिटा दें, मिटा रहे हैं इसको हम। चलिए अब इसमें एक एक करके हम स्टडी करेंगे सबकी। शुरू करेंगे आहार नाल से। आहार नाल, आहार नाल को हम बोलते हैं यहाँ एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है ना। हेडिंग बनाएंगे आप लोग, आहार नाल, जिसको हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री कैनाल बोलेंगे, ठीक है ना। चलिए देखेंगे आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल। देखो बेटा आहार नाल होता क्या है, सबसे पहले जो आहार नाल होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यह एक नलिका होती है बेटा, ठीक है।
यह एक क्या होती है, नलिका होती है, जो कहाँ से लेकर, यह एक नलिका होती है, नलिका होती है जो मुख से लेकर, माउथ से लेकर गुदा तक फैली होती है। कहाँ तक, गुदा तक फैली होती है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एनस तक जो है फैली होती है, मुख से लेकर, और जहाँ खाने को, भोजन को वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में, वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में एक्सक्रिएट करते हैं, बाहर निकालते हैं, वहाँ तक जो नली फैली होती है उसको हम क्या बोलते हैं, आहार नाल बोल देते हैं। ठीक है ना, इसी को एलिमेंट्री कैनाल बोल देते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो जीके क्या इंपॉर्टेंट आएगा, यहाँ से आपसे ये पूछ सकता है कि बताओ आहार नाल की लंबाई कितनी होती है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना कि आहार नाल की जो लंबाई होती है, इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, IMP करके लिख लेना, इंपॉर्टेंट है। आहार नाल की जो लंबाई होती है भैया 10 सेंटीमीटर होती है। ठीक है ना, आहार नाल की लंबाई जो होती है वो 10 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, यानी यहाँ से ले करके और यहाँ तक जो नली फैली हुई है कई मीटर लंबी है, अरे सेंटीमीटर लिख दिया, सॉरी 10 मीटर लंबी होती है। सेंटीमीटर नहीं, सेंटीमीटर बहुत छोटा होगा जी, 10 मीटर लंबी होती है। ठीक है, सेंटीमीटर नहीं। ठीक है ना, करेक्ट कर लेना उसको। ठीक है, मेरी मिस्टेक है। लंबाई कितनी मीटर होती है, 10 मीटर होती है। ठीक है, 10 मीटर तक जो है फैली होती है। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर बताओ कितना हो गया, यहाँ से लेगा उस दीवार तक हो गया। इतनी लंबी नली जो है यहाँ से यहाँ तक फिट है। बात समझ में आया ना। हमारा जो बेटा बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स मशीन की तरह है। ठीक है, एक बहुत जटिल मशीन की तरह, ऐसी ऐसी चीज़ें इसमें हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। तो पहली तो यह एक नलिका होती है, कौन, आहार नाल, जो मुख से लेकर, पूछ सकता है आहार नाल कहाँ से कहाँ तक फैला होता है, तो मुख से लेकर गुदा तक। ठीक है, तो मुख से लेकर के गुदा तक फैला होता है और लंबाई 10 मीटर तक होती है। ठीक है, अब देखो आहार नाल में जो पहले ही स्थान पे आ जाता है वो होता है मुख गुहा। ठीक है, क्या होता है, मुख गुहा, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं बक्कल कैविटी। क्या बोल देते हैं, बक्कल कैविटी। ठीक है ना, मुख गुहा, या इसी को हम क्या बोल देते हैं, बक्कल कैविटी। अब देखो मुख गुहा में कितनी चीज़ें होती हैं, बहुत बढ़िया चीज़ है भैया, है ना। मुख गुहा में कितनी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो गर्मी बहुत है, चलिए एक बात समझ रखिए। ठीक है ना, कि सफल होने के लिए पानी से नहीं पसीने से नहाना ज़रूरी होता है। अब भले पानी से नहाइए ना नहाइए, सफल वही होता है जो पसीने से नहाया हो कभी। अरे ये मतलब नहीं है कि किसी का पसीना लाओ बाल्टी भर भर के नहा लो। ठीक है ना, ऐसा नहीं, मतलब हार्ड वर्क करना ज़रूरी है। ठीक है ना, कहने का मतलब ये है। तो देखो मुख गुहा जो है बेटा, मुख गुहा में सबसे पहली चीज़ जो होती है, अगर मैं बात करूं मुख गुहा की, तो सबसे पहली जो चीज़ होती है भैया वो होता है जबड़ा। क्या होता है, जबड़ा। जबड़ा को हम बोलते हैं जा। कितना जबड़ा होता है भैया, कितना जबड़ा होता है भाई, कितना जबड़ा होता है, एक जोड़ी होता है। कितना होता है, एक जोड़ी, या संख्या में बोलें तो 2। ठीक है, बात समझ में आया ना। जबड़ों में एक होता है बेटा ऊपरी जबड़ा, एक होता है ऊपरी जबड़ा, और एक होता है निचला जबड़ा। एक हमारा होता है ऊपरी जबड़ा और एक होता है निचला जबड़ा। ठीक है ना, अपर जॉ एंड लोअर जॉ। ठीक है, ऊपरी जबड़ा और निचला। ठीक है, अपर जॉ एंड लोअर जॉ। ठीक है ना, जो हमारा अपर जॉ होता है, ऊपरी जबड़ा होता है। ठीक है ना, ध्यान देना, ऊपरी जो जबड़ा होता है उसको एक नाम हम लोग देते हैं, उसको हम बोलते हैं तालू। क्या बोल देते हैं, तालू। और ये जो तालू होता है बेटा, ये क्या होता है, स्थिर होता है। आपसे कोई पूछे कि हमारा कौन सा जबड़ा स्थिर होता है, कौन सा, तालू जो होता है ऊपरी जबड़ा। स्थिर का मतलब यहाँ फिक्स से है, कि जो किससे, कपाल से जुड़ा होता है। ऊपरी जबड़ा हमारा, ये ऊपर वाला जबड़ा जो है किससे, कपाल से जुड़ा हुआ है, हमारे कपाल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जबकि बोलने पर कौन सा जबड़ा हिलता है, ये नीचे वाला जबड़ा हिलता है। जब बोलते हैं तो ये जबड़ा जो है हिलता है।
क्या ऊपर वाला जबड़ा हिलता है? नहीं, वो हमारे कपाल से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि हमारा ऊपरी जबड़ा जो है वो क्या है? स्थिर है। ऊपरी जबड़ा कैसा है? स्थिर है। और निचला जबड़ा चलायमान है। कैसा है? चलायमान। चलायमान मतलब वो हिल डुल सकता है। ठीक है ना, बात समझ में आया? ये स्थिर है, जबकि ये क्या है? चल है। चल मतलब चलायमान। ठीक है ना, जो फिक्स नहीं है। ठीक है, जो मूव कर सकता है। ठीक है, बात समझ में इतना आया? चलिए, अब मुख गुहा में सबसे पहली चीज आती है जबड़ा। जबड़े में क्या चीज होती है? बोलो, जबड़े में क्या चीज होती है? जबड़े में पहली जो चीज होती है भैया वो होती है जीभ। ठीक है, टंग, जीभ। अच्छा, जीभ अपने आप में क्या है भैया? जीभ अपने आप में क्या है? एक संवेदांग है। जीभ अपने आप में क्या है भैया? एक संवेदांग है। समझ में आ रहा है सबको? जीभ क्या है? अपने आप में संवेदांग है। ठीक है, यानी संवेदी अंग। हमारे कितने सेंस ऑर्गन हैं आपको पता है? आपको संवेदांग को पढ़ना होगा। ठीक है ना, संवेदांग को पढ़ना होगा। ठीक है, संवेदांग को पढ़ना होगा। तो संवेदांग में पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे कि कितने संवेदांग हैं? 5। 5 में जो पहला संवेदांग हमारा होता है वो होता है आँख। ठीक है, दूसरा संवेदांग होता है नाक। ठीक है ना, नाक। तीसरा संवेदांग होता है आपका कान। ठीक है, और चौथा संवेदांग होता है जीभ। चौथा संवेदांग होता है जीभ। और 5वां संवेदांग क्या होता है? त्वचा। ठीक है ना, आई, नोज, ईयर, टंग एंड स्किन। ठीक है, आई, नोज, ईयर, टंग एंड स्किन, ये 5 सेंस ऑर्गन हमारे शरीर में होते हैं। 5 संवेदांग होते हैं, जिसमें से एक संवेदांग हमारा क्या है? एक संवेदांग हमारा जीभ है, जिसका अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? मुख गुहा के अंतर्गत करते हैं। ठीक है ना, एक संवेदांग क्या है? जीभ है, जिसका हम अध्ययन मुख गुहा के अंतर्गत करते हैं। ठीक है ना, चलिए नोट करेंगे आप सब लोग, नोट करिएगा। ठीक, यहाँ पर क्या हमने देखा? संवेदांग का मतलब क्या है? संवेदांग का मतलब ऐसा अंग जिससे हमें संवेदना हो, जिससे हमें किसी की उपस्थिति का पता चले। ठीक है ना, तो अब 5 ऐसे चीज़ हैं हमारे शरीर में जिससे किसी की उपस्थिति का पता चलता है। ठीक है, 5 ही ऐसे चीज़ हैं। जैसे अगर हम बात करें तो आँख से हमें दिखता है, देखने का काम होता है आँख से, तो इससे किसी के होने का पता चलता है। नाक से जो है गंध का पता चलता है, स्मेल का पता चलता है। कान से ध्वनि का पता चलता है, सुनने का पता चलता है। जीभ से स्वाद का पता चलता है। और त्वचा से किसी के महसूस करने का, छूने का, ठीक है, वह महसूस करने का पता चलता है। इसके अलावा और किसी चीज़ से हम संवेदना वाली चीज़ करते ही नहीं हैं। तो इसी वजह से जो है ये 5 ही संवेदांग होते हैं। ठीक है ना, चलिए, तो अब जीभ क्या है भैया? एक संवेदांग है। और जीभ का जो काम है सब लोगों को पता है, जीभ का जो काम है या कार्य है ये है स्वाद लेना। क्या काम है? स्वाद लेना। ठीक है, जैसे ये आपकी जीभ है मान लो। ठीक है ना, बात समझ में आया? ये आपकी जीभ है। ठीक है, सही है आपकी जीभ? ये नहीं, इतनी बड़ी जीभ आपकी नहीं हो सकती। ठीक है, मान लेते हैं कि आपकी क्या है? जीभ है। ठीक है, तो जीभ के किस भाग से कौन सा स्वाद लिया जाता है? ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जीभ के कौन से? तो जीभ के देखो, एक भाग ये हो गया। ठीक है, एक भाग आपका ये हो गया, एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया, और ऐसे एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया। ठीक है ना, 5 भाग होते हैं जहाँ से हम अलग अलग तरह का स्वाद लेते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से हम क्या करते हैं? मीठे का स्वाद लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम नमकीन का स्वाद लेते हैं, यहाँ हम खट्टे का स्वाद लेते हैं, और यहाँ हम कड़वे का स्वाद लेते हैं। ठीक है ना, नोट डाउन करिएगा एक बारी। बात समझ में आया? क्या हुआ बेटा? कोई डाउट है इसमें आप लोग को? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे वाले भाग से मीठापन का या मिठास का हम जो है स्वाद लेते हैं। बगल वाले से, मतलब जो यहाँ है वही ये भी है, नमकीन ये भी है। एन फॉर नमकीन, ठीक है ना, है ना, और एस फॉर खट्टा, सोर, सोर मतलब खट्टा। ठीक है ना, और उसके बाद में कड़वा। सौर्य नहीं जी, सोर, सोर, है ना, सौर्य मत सोच लेना। चलो
नोट डाउन करिए। तो यहाँ तक बात समझ में सबको आ गई होगी। हमने जान लिया जीभ के किस भाग से हम कौन सा टेस्ट लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान देना, आपको पता है जीभ से हम स्वाद का काम करते हैं, स्वाद लेते हैं। तो जीभ से हम कैसे स्वाद ले पाते हैं? तो बेटा जीभ पे छोटे छोटे ऐसे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे, इसी पोर्स को हम बोलते हैं स्वाद कलिकाएं। स्वाद कलिकाएं। तो जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती हैं और इन स्वाद कलिकाओं से हम क्या करते हैं? स्वाद लेने का काम करते हैं। दूसरा और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो हमारी लार ग्रंथि है बेटा, जो लार ग्रंथि है, लार ग्रंथि कहाँ पे? तो लार ग्रंथि जीभ के निचले भाग में खुलती है। जीभ के निचले भाग में खुलती है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपसे जीके पूछ सकता है एग्जामिनर कि स्वाद ग्रंथि, जो हमारी लार ग्रंथियां हैं, लार ग्रंथियां कहाँ पे आकर खुलती हैं? तो जीभ के निचले भाग। जैसे आपकी जीभ है, इसको जब ऐसे ऊपर उठाओ, ठीक है, तो नीचे 2 छेद है, ठीक है, और वहीं से जो है लार ग्रंथियां वहीं लार ग्रंथियां खुलती हैं। तो लार वहीं से निकलता है। आपके मुख में जो लार होता है, जो सलाइवा होता है, वो वहीं से पाया जाता है, ठीक है ना। तो इम्पॉर्टेंट कर लेना इसको, यहाँ क्या कर लेना? इम्पॉर्टेंट कर लेना, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट कर लेना। संवेदांग वाला इम्पॉर्टेंट कर लेना। बात समझ में आया ना? संवेदांग वाला इम्पॉर्टेंट कर लेना। उसके बाद में ये जो 10 मीटर लंबाई बताई मैंने आहार नाल की, ये इम्पॉर्टेंट कर लेना, ठीक। अब देखो ध्यान से, पाचन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? तो पाचन बेटा मुख गुहा से ही प्रारंभ हो जाता है। ध्यान रखना, पाचन कहाँ से प्रारंभ हो जाता है? मुख गुहा से प्रारंभ हो जाता है, ठीक है ना। चलिए नोट करिए, इसको मिटाया जाए, फिर नोट करिए पहले तो मिटाया जाए। तो पहली चीज़ तो हमने देखा कि मुख गुहा में क्या होता है? जीभ होता है, ठीक है ना। मतलब पहले तो हमने देखा जबड़ा होता है, जबड़े के अंदर क्या पाई जाती है? जीभ। और जीभ के साथ में ही, मतलब जीभ तो पाया ही जाता है, लेकिन जबड़े में और क्या चीज़ पाया जाता है भैया? तो जबड़े में दूसरा जो चीज़ पाया जाता है उसको हम बोलते हैं दांत। दूसरा चीज़ क्या बोलते हैं? दांत। तो एक तो जबड़ा में जीभ होता है, अच्छी बात है, जीभ सबको होता है, और दूसरा जो चीज़ होता है वो होता है दांत, ठीक है ना, दांत। बात समझ में आया ना? जो दांत होता है वो कहाँ होता है? जबड़ों में धंसा हुआ होता है। जबड़ों की मांस में क्या होता है? धंसा हुआ होता है दांत, ठीक है। अगर दांत को मैं देखूं तो दांत के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? पहला इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि दांत के अध्ययन या दांतों का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? दांत का अध्ययन जो है वो किसके अंतर्गत करते हैं बेटा? तो वो करते हैं दंत विज्ञान। किसके अंतर्गत? दंत विज्ञान के अंतर्गत करते हैं दांतों का अध्ययन, ठीक है। बात समझ में आया ना? बात समझ में आया? इसको बोलते हैं ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी, ठीक है। अच्छा, दांत के डॉक्टर को हम क्या कहते हैं? दंत चिकित्सक। दंत चिकित्सक या अंग्रेजी में डेंटिस्ट बोल देते हैं, ठीक है। तो आपसे एक छोटा सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दांतों के डॉक्टर को क्या कहते हैं? तो भैया जो है दंत चिकित्सक बोलते हैं या डेंटिस्ट बोल देते हैं। और दांत का अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है उसको दंत विज्ञान या ओडोंटोलॉजी कह देते हैं। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। बात समझ में यहाँ तक आया? जो दांत है भैया, ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ से है कि हमारे पूरे जीवन काल में कितने बारी दांत आते हैं? तो 2 बारी दांत आते हैं, है ना। इसीलिए हम एक पॉइंट लिखते हैं कि मनुष्य द्विबार दंती होता है। मनुष्य द्विबार दंती होता है। द्विबार दंती मतलब कि मनुष्य के जीवन काल में 2 बारी दांत आते हैं। मनुष्य के पूरे जीवन काल में 2 बारी दांत आते हैं। इसीलिए मनुष्य को क्या कहा जाता है? द्विबार दंती कहा जाता है। मनुष्य के पूरे जीवन काल में 2 बारी दांत आते हैं, इसीलिए मनुष्य को द्विबार दंती कहा जाता है। नोट करिएगा आप लोग।
मनुष्य को क्या कहते हैं? द्विबार दंती कहते हैं, ठीक है ना। और देखो बेटा, जो दांत होते हैं मनुष्य के, ठीक है, आपको पता है वयस्क मनुष्य के मुख में कितने दांत होते हैं भैया? वयस्क मनुष्य के मुख में 32 दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं। और ये जो 32 दांत हैं इनको 4 प्रकार में बांटते हैं, ठीक है। इनको 4 प्रकार से बांटते हैं। मतलब 32 दांत होते हैं वयस्क मनुष्य, एक एडल्ट पर जो है एडल्ट ह्यूमन के जो है टीथ में, एक वयस्क मनुष्य के टीथ में 32 दांत होते हैं, ठीक है। और इनको 4 तरह से हम बांटते हैं, ठीक है ना। इनको 4 तरह से चलिए, तो यहाँ तक देख लिए 4 प्रकार से इनको बांटते हैं। वो 4 प्रकार के हमारे पास कौन कौन होते हैं इनको देखते हैं। जो 4 प्रकार के दांत हैं, ठीक है ना, ये कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम देखते हैं कृंतक को हम बोलते हैं इंसीजर, ठीक है ना। कृंतक को जो बोलते हैं इंसीजर। उसके बाद में ये पहला होता है। और दूसरा जो हमारा होता है, दूसरा जो बोलता है उसको बोलते हैं रदनक, ठीक है। कृंतक को हम क्या बोलते हैं? इंसीजर। और रदनक को बोलते हैं कैनिन। और तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं चवर्डक। तीसरा जो होता है चवर्डक को बोलते हैं, सॉरी, तीसरा जो होता है हमारा जो है चवर्णक से पहले हम अग्र चवर्णक को लिखते हैं, ठीक है। अग्र चवर्णक को हम क्या बोलते हैं? प्रीमोलर। क्या बोलते हैं? प्रीमोलर। और जो चौथा होता है उसको बोलते हैं चवर्णक को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मोलर बोल देते हैं, मोलर, ठीक है ना। ये 4 तरह के दांत होते हैं, ठीक है ना। देखो, इसका काम होता है भोजन को काटना। आपसे काम भी पूछा जा सकता है कभी कभार कि किस प्रकार के दांत का क्या काम होता है। भाई ये भी आपसे पूछा जा सकता है किस प्रकार के दांत का क्या काम होता है, ठीक है ना। तो आपका देखिए ध्यान से, जो कृतंक होता है उसका काम है भोजन को काटना, ठीक है। और जो रदनक है उसका काम है भोजन को फाड़ना। और ये जो रदनक होते हैं बेटा, ये नुकीले होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं? नुकीले दांत होते हैं, ठीक है। और जो चपटे से फैले हुए दांत आगे होते हैं, आगे की तरफ कौन होते हैं? कृतंक होते हैं, ठीक है, या कृंतक होते हैं, इंसीजर। और जो आपका प्रीमोलर और मोलर है, इसका काम है भोजन को पीसना, ठीक है, इसको हम पीसना। इसी देखो, अग्र चवर्णक और चवर्णक होते हैं, इसी को हम गाल दांत भी कहते हैं। इसी को क्या बोल देते हैं? गाल दांत, क्योंकि ये यहाँ पर होता है और साथ ही साथ इसमें जो होता है, इसमें का कुछ दांत जो होता है उसको जो है बुद्धि दांत भी कहते हैं या अकल दांत कहते हैं, जो वयस्क हो जाने पर लगभग 20 साल की एज से निकलना प्रारंभ होता है, ठीक है। 20 से स्टार्ट होता है बेटा, है ना। मैंने क्या बताया? दोनों को बताया, अग्र चवर्णक और चवर्णक को दोनों, खाली चवर्णक को नहीं बताया, ठीक है। बात क्लियर हो यहाँ तक? इतने प्रकार के हमारे दांत। दूसरी बात, दांत किससे बना होता है भैया? तो अगला पॉइंट ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये देखो 4 प्रकार के जो दांत है भैया, ये इम्पॉर्टेंट है ही हैं, साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट ये भी है, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट क्या है? इसकी इम्पॉर्टेंस ये है कि दांत जो है, दांत इनेमिल का बना होता है। किसका बना होता है? इनेमिल का बना होता है, इनेमिल का बना होता है। और ये पूरे शरीर का सबसे मजबूत भाग होता है, ठीक है। और जो इनेमिल है वो किससे बनता है भैया? कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है। लगभग 98% भाग इसका किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, ठीक है ना। कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, ठीक है ना। बात क्लियर हुई? चलिए,
यहाँ तक बात आपको समझ में आ चुका है? चलिए, अन्य पदार्थ होते हैं बेटा, अन्य पदार्थ होते हैं जो 98% होता है, ये हमारा जो है कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। चलिए, अब यहाँ से आगे हमें पढ़ना है कि मुख गुहा में जो भोजन का पाचन होता है वो कैसे होता है, ठीक है ना। तो इसको हम देखेंगे अगली क्लास में, ठीक है ना। यहाँ तक आप सभी लोग नोट करिए।